इस क्लिप में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफाइल ड्रिवन स्टोरेज क्या होती है। प्रोफाइल ड्रिवन स्टोरेज एक्चुअली एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपनी वीएमडी के हार्ड डिस्क यानी कि हार्ड डिस्क को किसी खास जो है स्टोरेज पर रख सकते हैं कंप्लायंस की वजह से। यानी कि जब फॉर एग्जांपल जब आप किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो इस तरह नहीं कि मतलब आप जो है आपको अगर इंक्रेज करा जाए कि आप एक वीएम जो है वो डिप्लॉय करें तो आप सिंपल जाके नेक्स्ट के बाद फिनिश कर लें, इस तरह नहीं होता, बल्कि उसका एक खास प्रोसीजर होता है। यानी कि आपको जो है देखना पड़ता है कि आपकी जो वीएम है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, या लेट्स सपोज जो बंदा आपसे कह रहा है कि वीएम डिप्लॉय करो वो आपको बताएगा कि इस वीएम की क्या इंपॉर्टेंस है और उसको किस डेटा स्टोर पे रखना है। आइदर इसको फाइबर चैनल डेटा स्टोर पे रखना है, इसको आईएसके के डेटा स्टोर पे रखना है, या इसको नेस के डेटा स्टोर पे रखना है। और साथ ही साथ यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको रेट 5 जो है उसके डेटा स्टोर पे रखना है, या इसको रेट 10 के डेटा स्टोर पे रखना है, या लेट्स सपोज इसको रेट 1 के डेटा स्टोर पे रखना है, यानी मिरर जो होता है उसके डेटा स्टोर पे रखना है। तो आप जो है ये डिफाइन कर सकते हैं पहले से ही। इनके प्रोफाइल ड्रिवन स्टोरेज इज यूज्ड फॉर वीएम कंप्लायंस और एसएलए और एनी अदर नीड्स लाइक स्पीड, रिडंडेंसी एक्सेट्रा। यानी कि लाइक वी वांट दैट आवर वीएम HDD should be on certain run which should have RAID 5 or RAID 10 or mirror or any speed etc etc. So we get redundancy and speed or whatever your need is. If VM move from that data store, then the VM will be not compliant. यानी कि फॉर एग्जाम्पल आप चाह रहे हैं जब VM आप डिप्लॉय कर रहे हैं वो सिर्फ एक खास लन पर हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी खास वीएम है जैसे कि एक्सचेंज वगैरह, एक्सचेंज सर्वर। तो एक्सचेंज सर्वर जो है उसको ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत है, उसकी हार्ड डिस्क को ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत होती है, तो उसको हम सैन पे रखते हैं। लेट्स सपोज आपका डोमेन कंट्रोलर वो जो है उससे थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और आपके पास रेडंडेंट भी है, 2 भी हैं, तो लेट्स सपोज अगर आप उसको आईएसके की डेटा स्टोर पर रख लें तो ठीक है, मतलब काम चल जाएगा। इसी तरह लेट्स सपोज कोई और वीएम है जो कि खास नहीं है, यानी कि आप सर के आपके पास 5-6 वेब सर्वर हैं, ठीक है, अगर आपको इसको 5-6 हैं तो अगर आप इसको नेस पे रख लें या कोई और फॉर एग्जांपल सर्वर है जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर उसको नेस पे रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। इनकी आपकी जो ये तेज और फास्टेस्ट जो आपकी वो है डेटा स्टोर ये जो है बच जाएंगी। यानी कि इसकी जो है और दूसरी कीमत को भी आप देख सकते हैं, फाइबर चैनल जो है वो इनकी ज़्यादा कीमती है, उसके मतलब ज़्यादा पैसे लगते हैं उस पर परचेज करने पर। आईएसके पर उससे थोड़े लगते हैं, जबकि नेस पर उससे भी कम लगते हैं। तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड है उस पर डिपेंड करती है कि आप प्रोफाइल ड्रिवन स्टोरेज को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। और प्रोफाइल ड्रिवन स्टोरेज जो है वो 2 तरीके से जो है आप डिफाइन कर सकते हैं। एक तो ये कि आप मैनुअल तरीका करेंगे जो कि हम करेंगे मैनुअल तरीके में, और दूसरा यह कि आपकी जो स्टोरेज है इसके अंदर एक एपीआई यूज होती है जो कि खुद ही बता देती है कि मेरी क्या कैपेबिलिटी है। आइदर मैं फाइबर चैनल सैन हूँ या आईएसके सैन हूँ या मैं रेड 10 हूँ या रेड 5 हूँ, या मेरी क्या मतलब कैपेबिलिटी है, मतलब मेरे अंदर क्या वो खसूसियत है जिसके बेस पर जो है आप मुझको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो 2 तरीके यूज होते हैं, एक है स्टोरेज एपीआई के थ्रू और दूसरा जो है आपका मैनुअल तरीका। इसमें हम तरीका क्या है, इसमें ये कि हम जो है डेटा स्टोर के ऊपर जो है अपनी प्रोफाइल असाइन करते हैं और फिर अपनी वीएम जो है जब डिप्लॉय करते हैं तो सिर्फ प्रोफाइल को यूज करते हैं और वो जो है ऑलरेडी डेटा स्टोर से अटैच होता है, तो हमारी वीएम उधर चली जाती है, या आप डायरेक्टली भी जो है वीएम के साथ उसको अटैच कर सकते हैं। तो आइए कॉन्फ़िगर करते हैं ताकि आपको जो है पता चले कि कैसे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। काफ़ी आसान चीज़ है। सबसे पहले जो है मैं अपने एनवायरनमेंट को देखता हूँ और मेरे पास जो है लेट्स सपोज अपने डेटा स्टोर को देखता हूँ कि मेरे पास कौन सा डेटा स्टोर है। स्टोरेज पे क्लिक करता हूँ तो मैंने जी है अब मेरे जो लेट्स सपोज जो सी मेरे पास स्टोरेज है उनको मैंने रीनेम कर दिया। लेट्स सपोज ये फाइबर चैनल सैन कंसिडर कर लें, ये आईएसके सैन कंसिडर कर लें और ये नेस कंसिडर कर लें। आप ये कंसिडर कर लें कि हमारी विंडोज एक्सपी जो है, ठीक है, ये हमारी फाइबर चैनल सैन पर जो है पड़ी हुई है और ये हमेशा इधर रहे। अगर मैं इसको फाइबर चैनल सैन से हटाकर लेट्स सपोज किसी आईएसके सैन पे ले जाऊं, मतलब इस डेटा स्टोर से हटाकर दूसरे डेटा स्टोर पे ले जाऊं, तो ये नॉन कंप्लायंट हो। चलो लेट्स कंसीडर कि ये हमारा सिनेरियो है। अच्छा, तो आप जो है अपने जो है अपने एनवायरनमेंट में अगर आपने रीनेम करना है या आपने याद रखना है, जैसी भी आपकी मर्जी है, मैंने लेट्स सपोज इसको रीनेम कर लिया है अपने डेटा स्टोर्स को, और मैं चाहता हूं कि मैं इस पर जो है प्रोफाइल ड्रिवन स्टोरेज जो है उसको कॉन्फ़िगर करूं। तो इस मकसद के लिए मैं अपने होम पर आता हूं
और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ प्रोफाइल ड्रिवन स्टोरेज। याद रखिए कि आपके पास लाइसेंस जो होना है इसका जरूरी है, लाइसेंस के बगैर आप इसको नहीं कर सकेंगे कॉन्फ़िगर। तो सबसे पहले जो है, अगर इन केस आपकी स्टोरेज कैपेबिलिटी मतलब आपके पास मेथड 2 है, स्टोरेज आपकी स्टोरेज इस कैपेबल है कि वो खुद जो है अपने आप को प्रेजेंट कर सके, तो सिंपल आपने क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करना है। अगर आपकी स्टोरेज इस कैपेबल नहीं है कि वो अपने आप को प्रेजेंट कर सके प्रोफाइल ड्रिवन स्टोरेज के इस विजिट में, तो आपको जो है मैनुअल तरीका इंस्टॉल यूज करना पड़ेगा, जैसे कि अभी मैं यूज करूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट क्रिएट वीएम स्टोरेज प्रोफाइल पे नहीं आया, बल्कि मैं मैनेज स्टोरेज कंपैटिबिलिटी पे आया हूँ। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने ऐड किया, अपनी तरफ से मैं टैग दे रहा हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज FC सैन, FC गोल्ड या कुछ भी नाम दे सकते हैं, FC सैन। ठीक है, आप गोल्ड स्टोरेज भी कह सकते हैं, मतलब ये आपकी जो FC सैन है ये काफी महंगी सैन है, तो आप इसको गोल्ड पे कर लें, और आजकल को आप सिल्वर पे कर लें, और नैस पर जो है आप इसको नैस को आप ब्राउन्स कर लें, ब्राउन्स सिल्वर ब्राउन्स गोल्ड। ठीक है, जैसे इसको मैं कहता हूँ FC गोल्ड कह लें आप, FC सैन जो है प्रॉपर लफ्ज है, FC सैन या गोल्ड। चलिए मैं गोल्ड का नाम भी दे दिया। नेक्स्ट, ये मैं सिंपल डिफाइन कर रहा हूँ। ठीक है, ऐड कर रहा हूँ सिल्वर आइसकजी सैन सिल्वर ऐड करता हूँ, और यहाँ पे लेट्स सपोज नैस, मेरी नैस स्टोरेज है। ब्राउन्स के स्पेलिंग मैंने ये लिखे, ओके करता हूँ, क्लोज करता हूं। ठीक है, इसके बाद जो है आप जो है क्रिएट वीएम स्टोरेज पर आ जाएं, और यहां पे आप लिख लें FC सैन गोल्ड, और आपको बताना कि FC सैन जो आपने स्टोरेज कैपेबिलिटी बनाई थी यहां पर स्टोरेज कैपेबिलिटी पर, तो वो जो है आपने सिलेक्ट कर दी, नेक्स्ट करके फिनिश कर दें, और फिर जो है फिर एक जो है प्रोफाइल क्रिएट करें। लेट्स सपोज आइसकजी सैन सिल्वर, नेक्स्ट करके आइसकजी जो कैपेबिलिटी आपने स्टोरेज कैपेबिलिटी बनाई थी यहाँ पर वो जो है चेक करने। आप डबल को भी जो है चेक कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास यही है फिलहाल। सपोज आपके पास आइसकजी की 2 लर्न्स हैं या 2 डेटा स्टोर है, तो आप उनको जो है इस पे रखना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। इस तरह अगर आपके पास FC सैन के 2 हैं तो आप FC सैन भी कर सकते हैं। नैस जो है आपके पास इन केस 2 हैं तो आप नैस भी कर सकते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, पहले मैं जो इसको कंप्लीट कर लूँ। लेट्स सपोज मेरे पास नैस जो है, आप कंसिडर करें कि मेरे पास 2 नैस है। ठीक है, नैस सैन ब्राउन्स 2। ठीक है, ओके करता हूं और क्लोज करता हूं। अब लेट्स सपोज मैं इसी के लिए क्रिएट करता हूं एक प्रोफाइल, तो मैं कहता हूं नैस सैन ब्राउन्स, नेक्स्ट करता हूं, और इसमें देखिए मैं 2 को सेलेक्ट कर देता हूं, और नेक्स्ट करने के बाद फिनिश कर देता हूं। हालांकि मेरे पास अभी कोई स्टोरेज मौजूद नहीं है। चलिए इसको एडिट करके इससे मैं डिलीट करता हूं। ये एक मेरे पास नहीं था तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने वैसे ही आपको बताने के लिए कि किस तरह करते हैं, इस तरह इसको भी मैं जो है रिमूव करता हूँ, यस करता हूँ और क्लोज करता हूँ। अभी हमारे जो है कैपेबिलिटी भी पैदा हो गया, मैनेज स्टोरेज कैपेबिलिटी भी पैदा होगी, और हमने वीएम स्टोरेज प्रोफाइल भी क्रिएट कर लिया है। अब आपने जो है अनेबल करना है इसको। ठीक है, तो मैं इसको अनेबल करता हूँ। अनेबल के लिए आप इस पर क्लिक कीजिए, अनेबल वीएम स्टोरेज। आप जो है अपने क्लस्टर को, मतलब आपका जो क्लस्टर है HA या DRS का जो क्लस्टर है उसको भी, उस पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, और सिंगल होस्ट पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो उसको जो है अप्लाई करने के लिए मैंने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था, सॉरी। तो उसको अप्लाई करने के लिए आप इस विंडो पर क्लिक करेंगे, और जो जिस ESXi सर्वर पर आपने ओपन करना है, अनेबल करना है, आप कर सकते हैं, या फिर अपने क्लस्टर पे कर लें। ठीक है, मैं अपने ESXi सर्वर पे करता हूँ और इसको अनेबल करता हूँ। ये यहाँ पे ग्रीन, ये पे ब्लू था, अभी ये यहाँ पर जो है मैं इस पर क्लिक नहीं कर सकता, यानी ग्रे हो गया। ठीक है, डिसेबल करने के लिए आप डिसेबल पर क्लिक कीजिए। मैं इसको क्लोज करता हूँ।
यहाँ तक जो हमारा जो है सब कुछ आसान था। मैंने स्टोरेज कैपेबिलिटीज क्रिएट किया है। अच्छा, इन स्टोरेज कैपेबिलिटीज में आप इस तरह भी कर सकते हैं, सपोज रेड 10, रेड 5, रेड मिरर एक्सेट्रा जो भी है, ठीक है, क्लोज किया। और लेट्स सपोज आपकी FC जो है, FC SAN वो रेड 10 है, तो आप FC ऑलरेडी सेलेक्ट है। लेट्स सपोज आपका कोई और डेटा स्टोर है वो भी रेड 10 का है, तो आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ। जैसे मैंने तो यहाँ पर FC SAN, iSCSI SAN, NAS जो है, आप यहाँ पर है रेड 10, रेड 5, मिरर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आप जो भी मतलब नेमिंग कन्वर्जन यूज करना चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आता हूँ रियल पार्ट की तरफ। अभी मैं आऊंगा होम पर क्लिक करने के बाद जो है मैं अपने डेटा स्टोर पर जाऊंगा, ठीक है। डेटा स्टोर पे गया और यहाँ पे जो FC का SAN था, FC SAN, उसका मैं प्रोफाइल अटैच कर दूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मैं करूंगा असाइन यूजर डिफाइंड स्टोरेज कैपेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया FC SAN गोल्ड, क्योंकि ये मेरा जो डेटा स्टोर है ये SAN का है। तो ओके करता हूँ, iSCSI SAN पे क्लिक करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद इसका जो कैपेबिलिटी थी iSCSI SAN सर्वर सिल्वर जो थी उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। और लेट्स सपोज हमारा जो NAS था इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, असाइन यूजर डिफाइंड स्टोरेज कैपेबिलिटी, और इस पे मैं डिफाइन करता हूँ NAS SAN ब्राउज, ठीक है। ओके करता हूँ। तो हमारा पार्ट सेकंड भी कंप्लीट हो गया है, यानी कि हमने अपनी प्रोफाइल को अपनी SAN के साथ भी अटैच कर दिया है। याद रखिए कि आप लोकल स्टोरेज के साथ भी अटैच कर सकते हैं। राइट क्लिक करने के बाद देखिए असाइन यूजर डिफाइंड स्टोरेज, डेटा स्टोर पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जो है ये नहीं असाइन हो रहा। अच्छा, एनीवे मैंने क्या किया, प्रोफाइल रिवर्स स्टोरेज पे आया। यहाँ पर मैंने स्टोरेज कैपेबिलिटीज पहले ऐड की, जो भी आपकी नीड्स है, रेड 10, रेड 5, सिल्वर, गोल्ड, ब्राउन्स, जो भी आप यूज करना चाहें यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर जो है प्रोफाइल क्रिएट किए और उनके साथ इस कैपेबिलिटी को मैंने जो है वो ऐड किया या मैच किया, या मैप किया, जो भी आप कहना चाहें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल FC SAN है, अगर इसको पर एडिट करूं तो इसके अंदर मुझे पता है कि FC SAN जो है मेरे पास ये ऐड है। अगर फ्यूचर में कोई और आपके साथ ऐड हो रहा है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एनीवे अब मैं आता हूं अपनी VMs की तरफ। ये सारा काम जो है हमने इस मतलब VMs के लिए किया है ताकि वो अपने ही क्लस्टर में रहें, ठीक है। अपनी जो आपने डिफाइन किए हैं कैपेबिलिटी उसके अंदर ही रहें, ठीक है। अगर इन केस यहाँ से VMDK मूव होकर यहाँ पर जाता है तो हमारी जो मशीन है वो नॉन कंप्लायंस हो जाएगी, ठीक है। तो हाँ, दूसरी जो बात मैं ये कहना चाहूँगा, अगर आपने स्टोरेज DRS जो है एनेबल किया है, आपके पास स्टोरेज DRS है, तो क्लस्टर जब आप क्रिएट करेंगे तो जो सी SAN जिसके कैपेबल है आप उतना ही क्लस्टर जो है क्रिएट करेंगे। जैसे सपोज अगर कोई मशीन जो है वो SAN पर रहनी चाहिए, FC SAN पर रहेगी, तो वो उसके लिए आप अलग क्लस्टर क्रिएट करें। जो आपकी VM2 जो है लेट्स सपोज वो iSCSI SAN पे वो रहनी चाहिए, तो आप उसका भी क्लस्टर क्रिएट करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आपकी नीड है उस पर डिपेंड करें। वरना फिर क्या होगा कि आपकी जो है अगर उनके इस SAN के ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ गया तो फिर स्टोरेज DRS हो जाएगा। जिस तरह की हमारा नॉर्मल DRS होता है इस तरह स्टोरेज DRS होता है, और ये VMDK जो है मूव होकर किसी और जो है उसमें चली जाएगी, ठीक है, किसी और क्लस्टर सॉरी किसी और जो है उसमें चली जाएगी, डेटा स्टोर में चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एनीवे हमने क्या किया अभी तक, मैंने जो है कैपेबिलिटी जो है वो जो है हमने कैपेबिलिटी क्रिएट की, VM प्रोफाइल जो है स्टोरेज प्रोफाइल क्रिएट किया और उसको अनेबल किया है, और फिर जो है हमने अपनी डेटा स्टोर पर जाकर उनको असाइन कर दिया है। अभी जो है रियल स्टफ आएगा, वो है कि हमने कैसे किसी VM के साथ इसको अटैच करना है। अगर मैं इस VM को सेलेक्ट करूं तो आपको यहाँ पर जो है VM स्टोरेज प्रोफाइल जो है और प्रोफाइल कंप्लायंस जो है नजर नहीं आएगा, ठीक है। यस कर रहा हूँ, फ्रेश कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। तो हमने जो है इस प्रोफाइल को अटैच करना है। अटैच के लिए आप जो है इस VM पर राइट क्लिक करने के बाद VMware स्टोरेज प्रोफाइल मैनेज प्रोफाइल से भी कर सकते हैं, और आप जो है एडिट सेटिंग से भी जो है कर सकते हैं। इसको प्रोफाइल से यहाँ से भी आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि अपनी VM पे राइट क्लिक करने के बाद स्टोरेज प्रोफाइल और मैनेज प्रोफाइल, और इसमें मैं बता दूं कि मेरी ये जो VM है, ठीक है, कौन सी VM, विंडोज XP की जो VM है, ये मेरे SAN के उस पर रहे, मेरे SAN जो है उस पर रहे। जब तक ये इस पे रहेगी तो ये कंप्लायंस रहेगी, ठीक है।
और प्रोपिगेट जो है टू डिस्क, इस पर क्लिक करता हूं और ओके करता हूं। इस तरह मेरी जो विंडोज एक्सपी है, ये देखता हूँ ये कौन से सैन पर है, ये आइसकजी सैन पर है। ठीक है, इसको मैं कहता हूँ कि ये आइसकजी सैन पर ही रहे। अगर यहां से मूव करके कहीं और जाएगी तो क्या होगा, ये नॉन कंप्लायंट में आ जाएगी, आइसकजी सैन। मैं देखता हूं कि मैंने क्या है सेलेक्ट किया है, मैंने एफसी सेलेक्ट किया कि मैंने आइसकजी सेलेक्ट किया है, मैंने जी एफसी ही सेलेक्ट किया। ठीक है, अब प्रोफाइल को वीएम के साथ अटैच करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश पे क्लिक करूं तो ऑलरेडी पहले से ही एफसी सैन गोल्ड पर आ चुका है और मेरी ये मशीन जो है ये कंप्लायंट है। ठीक है, अगर मैं विंडोज एक्सपी 2 पे आऊं तो आप देख सकते हैं कि ये भी कंप्लायंट है क्योंकि ये इसी जो है ये प्रोफाइल जो है इसी के साथ अटैच है। अगर इन केस ठीक है इस वीएमडीके को मैं मूव करता हूं फाइबर चैनल सैन से आइसकजी सैन पर तो फिर ये कंप्लायंट नहीं रहेगी, यानी कि अभी ये अटैच है प्रोफाइल वीएम जो है ये एफसी सैन के साथ अटैच है। अगर ये वीएमडीके यहाँ से मूव होकर आइसकजी के उस पर चले जाएगी तो हमारी जो वीएम है वो नॉन कंप्लायंट करार दी जाएगी। ठीक है, कंप्लायंट चेक करने के लिए राइट क्लिक करने के बाद चेक कंप्लायंस और आप प्रोफाइल कर सकते हैं, आपको रिजल्ट जो है यहाँ पे आ सकते हैं आएगा। इसके अलावा जो है अगर प्रोफाइल वीएम प्रोफाइल पे आता हूँ, सॉरी वीएम सर्च प्रोफाइल पर समरी पे क्लिक करता हूँ तो मुझको यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी। अगर मैं एफसी सैन पे क्लिक करता हूँ तो देखिए एसोसिएटेड वीएम 1 है, आइसकजी पे आता हूँ तो सिल्वर नाम है इसका और एक वीएम इसके साथ अटैच है, नेस जो है किसी के साथ अटैच नहीं है, अभी 0 है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन सी वर्चुअल मशीन जो है वो नेस पर है, नेस हमारी ब्राउन स्टोरेज जो है, आइसकजी पर कौन सी स्टोरेज है, आइसकजी पर कौन सी वीएम है, ठीक है आपको नजर आ रही है। इसके अलावा एफसी सैन पर कौन सी वीएम है वो आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो आप यहाँ से कंप्लायंस भी चेक कर सकते हैं, चेक कंप्लायंस ना हो, अगर ये नॉन कंप्लायंट होगी तो यहाँ पर आपको रेड निशान आ जाएगा। रिफ्रेश करता हूं, अच्छा अब क्या करता हूं मैं, अब मैं जाता हूं और अपनी वीएम और यहाँ इसकी जो हार्ड डिस्क है जो कि एफसी सैन पे इस वक्त पड़ी हुई है, इसको मैं मूव करता हूं आइसकजी पर। ठीक है, तो वो तरीका आपको पता है कैसे करते हैं, आपने मूव करना है माइग्रेट और इसमें अपने चेंज डेटा स्टोर पर क्लिक करना है, नेक्स्ट करता हूं। तो ये जो है ये भी आपको बता रहा है इस वक्त, ये विजिट भी आपको बता रहा है कि वैलिडेट सक्सेसफुली, आप जो है इस वक्त एफसी सैन पर है। मैं यहां से इसको चेंज करता हूं, ये देखिए कंपैटिबल है, कंपैटिबल के नीचे क्या है एफसी सैन है, इसको मैं इनकम्पैटिबल पे ले जाता हूं और यहां पे लेट्स सपोज मैं आइसकजी सैन पर जो है इसको मूव कर देता हूं। अगर आप प्रोफाइल जो है चेंज करना चाहें तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको फिर बाद में एरर ना आए, लेकिन मैं इसको जो है आइसकजी सैन पर लेके जा रहा हूँ। नेक्स्ट करता हूँ, फिनिश करता हूँ। तो हमारी ये वीएम जो इस वक्त फाइबर चैनल सैन पर है ये मूव होकर आइसकजी सैन पर चली जाएगी। नीचे मैं परसेंटेज देखता हूँ नीचे कितना क्या हो रहा है, क्या होगा कि मैंने जो है प्रोफाइल जो क्रिएट किया है वो मैंने बताया है उसको कि मेरी वीएम जो है वो फाइबर चैनल सैन पर रहे। अगर ये फाइबर चैनल सैन से कहीं इधर उधर मूव हो जाए और किसी और जो है डेटा स्टोर में चले जाए तो फिर ये नॉन कंप्लायंट करार दी जाए, क्योंकि उसको वो स्पीड वो रिडंडेंसी वगैरह नहीं मिलेगी जो कि मैंने एसएलए में डिफाइन किया है या कंप्लायंस में डिफाइन किया है या मुझे चाहिए कि वो यहाँ पर रहे। ठीक है, क्योंकि अगर ये वहां पर नहीं रहेगी तो फिर तो डेफिनेटली आपका वो मकसद पूरा नहीं हो रहा, तो ये कंप्लायंस से बाहर जा रही है। तो इसको देखते हैं, ये थोड़ा टाइम लेगी क्योंकि मैं एक हार्ड डिस्क जो है वो मूव कर रहा हूँ एक स्टोरेज से दूसरी स्टोरेज पर। आप देख सकते हैं कि ये मूव हो रही है, 96% पे चली गई है और ये जो है हमारी फाइबर चैनल सैन से चली गई है आइसकजी, और साथ ही देखिए मुझे वार्निंग स्टेटस भी यहाँ पर आ गया है। अगर मैं अपने इस मेन्यू को रिफ्रेश करूं तो यहाँ पर मुझे नॉन कंप्लायंट जो है वो नजर आएगा और मुझे बता रहा है कि कैपेबिलिटी मिसमैच, यानी कि सैन की जो कैपेबिलिटी यानी कि फाइबर चैनल सैन थी ये अभी मिसमैच है। और दूसरा तरीका ये है चेक करने का, मैं राइट क्लिक करने के बाद अगर मैं चेक प्रोफाइल कंप्लायंस पे आता हूँ तो डेफिनेटली सेम इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिलती है। इसके अलावा अगर मैं
अपने प्रोफाइल ड्रिवन स्टोरेज पर आऊँ और इसको रिफ्रेश करूँ या चेक कंप्लीटली नाउ करूँ तो ये देखें यहाँ पर आपको रेड एरर नज़र आएगा। रिफ्रेश करता हूँ, रेड एरर जो है आपको अलर्ट जो है नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी वीएम चलेगी नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो आपकी जो वीएम है वो किसी दूसरे स्टोरेज ग्रुप में चली गई है या दूसरे डेटा स्टोर पर चली गई है। रिफ्रेश करता हूँ, चेक कंप्लायंस नाउ। अच्छा, आपको समझ आ गई कि किस तरह जो है ये काम करती है। अब इस एरर को सही करने के लिए आपको क्या करना होगा? इस एरर को सही करने के लिए डेफिनेटली आपको आपकी जो VMDK है, ठीक है, जो कि अभी iSCSI सैन पे चली गई है, ठीक है, ये देख सकते हैं यहाँ पर चली गई थी और पहले जो थी यहाँ पर ये फाइबर चैनल सैन पर थी। अगर मैं पहले ये जो थी ये FC सैन पर थी, यहाँ पर थी, अभी यहाँ से मूव हो गई है। तो इस एरर को सही करने के लिए, ठीक है, और आपका एनवायरनमेंट जो है वो कंप्लायंस पर रहे, उसके लिए आपको इस VM को फिर माइग्रेट करना पड़ेगा आपकी iSCSI सैन से आपकी FC सैन पर। ठीक है, मैं करता हूँ माइग्रेट, चेंज डेटा स्टोर, नेक्स्ट, और यहाँ पे इसको कंपैटिबल पे ले जाता हूँ। पहले क्या था, नॉन कंपैटिबल पे मैंने iSCSI सैन सेलेक्ट किया था, अभी मैं इसको कंपैटिबल पर लेके जाता हूँ, FC सैन को सेलेक्ट करता हूँ। प्रोफाइल अगर आपने चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैंने चेंज नहीं करना है क्योंकि मैंने नेक्स्ट करने के बाद फिनिश करता हूँ। स्टोरेज माइग्रेशन करनी है तो आपकी स्टोरेज माइग्रेशन जो है फिर शुरू हो जाएगी। ये VMDK जो है यहाँ से मूव होकर दोबारा अपनी फाइबर चैनल सैन में चली जाएगी। ठीक है, और आपके पास जो यहाँ पर एरर था नॉन कंप्लायंट का वो खत्म हो जाएगा। अगर आपने स्टोरेज DRS कॉन्फ़िगर किया है तो डेफिनेटली अगर इन केस आपकी ये आपका डेटा स्टोर जो है या आपका ये सैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हिट हो रहा है या उसमें स्पेस कम है या लेटेंसी पेश आ रही है, तो डेफिनेटली आपका स्टोरेज DRS जो है वो आपकी इस VMDK को मूव करके कहीं और ले जाएगा। तो फिर जो है आप अनकम्प्लायंस हो जाएंगे। तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अपने स्टोरेज DRS में आप जो है इस VM को आप वहाँ से निकाल लें, वहाँ पर स्टॉप कर लें, जिस तरह कि हम सिंपल DRS में यानी DRS में हम किसी VM को मतलब डिसेबल कर देते हैं कि वो जो है DRS के रूल्स के अंडर ना आए, मतलब DRS के अंदर ना आए, यानी कि वो माइग्रेट यहाँ वहाँ पर माइग्रेट ना हो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, आपको पता है कि DRS जो है वो लोड बैलेंस करता है, मतलब अक्रॉस जो है आपके ESX सर्वर जितने भी हैं उनको जो है इस हालत में लेके आता है कि वो सारे जो है वो सही हालत में चलें, किसी एक ESX सर्वर पर ज़्यादा बोझ ना हो। तो इसके लिए वो VMs को इधर उधर मूव करता रहता है। ठीक है, लेकिन इसी तरह जो है स्टोरेज DRS आपकी स्टोरेज DRS क्या करती है कि वो आपके VMDK को मूव करती रहती है यहाँ वहाँ पर, किस लिए, ताकि आपको अच्छी स्पीड मिले आपकी हार्ड डिस्क से। यानी कि एक VM के लिए क्या ज़रूरी है, नेटवर्क ज़रूरी है, स्टोरेज ज़रूरी है, CPU जरूरी है और RAM जरूरी है। अगर आपके पास ये चारों चीजें हो तो आप जो है VM को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो जिस तरह आपको RAM और CPU की जरूरत होती है कि वो सही काम करें, इस तरह आपको बिहाइंड द सीन जो आपकी हार्ड डिस्क होती है जहाँ पे सब कुछ रीड राइट हो रहा है उसकी भी स्पीड की जरूरत होती है। अगर आपकी RAM और CPU काफी ज्यादा है, मतलब आप जो है 50-50 GB जो इसको असाइन कर रहे हैं और लेट्स सपोज 3-4 CPU असाइन कर रहे हैं CPU, तो लेकिन नीचे जो आपकी हार्ड डिस्क है वो कमजोर है, वो लोड नहीं उठा सकती, तो फिर आपकी जो है आपको स्पीड नहीं मिलेगी। तो अच्छा, आपने देख लिया कि ये VM जो है माइग्रेट हो गई अपनी FC सैन पर आ गई है। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं कंप्लायंट पे चेक करूं, अभी लेट्स सपोज नॉन कंप्लायंट है, अगर मैं रिफ्रेश करूं तो आप देख सकते हैं कि ये अभी कंप्लायंट है, मतलब ये अपनी असली जगह पर आ गई है जहां पर इसको होना चाहिए था। अगर मैं FC सैन पे क्लिक करूं, रिफ्रेश पे क्लिक करूँ, कंप्लायंस नाउ पे क्लिक करूँ, तो ये मुझे यहाँ पर कंप्लायंट ही नजर आएगी। अब लेट्स सपोज दूसरा एक सिनेरियो जो है हम जो है वो करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास एक रिक्वेस्ट आई है कि आपने एक VM डिप्लॉय करनी है जो कि iSCSI पर हो और वो मतलब आप स्टोरेज प्रोफाइल के थ्रू उसको डिप्लॉय करेंगे। तो स्टोरेज प्रोफाइल के थ्रू कैसे डिप्लॉय करेंगे? सिंपल तरीका वही चीज़ है। लेट्स सपोज मैं एक VM को डिप्लॉय करता हूँ, इस वक्त जो है आप जो है
इंस्टेड कि आप iSCSI को डायरेक्ट सेलेक्ट करें, आप क्या करें कि आप iSCSI सिल्वर सैन पर सेलेक्ट करें, ठीक है। तो ये कंपेटेबल पे आ गई। अगर इनकेस आपने NAS पे से करना है तो आप NAS पे क्लिक कीजिए तो NAS के ऊपर आ जाएगा। लेकिन मुझे कहा गया कि आपने iSCSI सैन जो सिल्वर जो प्रोफाइल है उसमें डिप्लॉय करनी है, तो मैं ये खुद बहुत ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट करता हूं, नेक्स्ट थिन प्रोविजन, लेट्स सपोज जस्ट फॉर सेक मैं 1 GB देता हूं ताकि अपनी VM जो है डिप्लॉय नहीं करनी। फिनिश करता हूं तो ये हमारी जो VM होगी जो कि क्रिएट हो गई है। अगर इस पीस समरी पे क्लिक करूं इस वक्त तो आपको नजर आएगा यहाँ पर कि यह कहां पर है, ये हमारी फाइबर चैनल सैन पर है। अगर इसको आप माइग्रेट कर लें, स्टोरेज माइग्रेट करने के बाद इसको लेट्स सपोज मैं माइग्रेट करता हूं, स्टोरेज माइग्रेशन जिसे कहते हैं, और इसको किसी और पे लेके जाता हूं, लेट्स सपोज सॉरी इसको तो मैंने डिफाइन नहीं किया, फाइबर चैनल पे लेके जाता हूं और इसको मूव करता हूं। जैसे ही आपकी ये VM मूव होगी तो ये नॉन कंप्लायंट हो जाएगी, क्योंकि मुझे कहा गया था कि ये जो है आपने iSCSI पे डिप्लॉय करनी है, लेकिन ये आपकी VMD के जो मूव हो चुकी है या स्टोरेज है इसकी वजह से, या सपोज किसी एडमिनिस्ट्रेटर ने इसको खुद मूव कर दिया है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त नॉन कंप्लायंट है। तो इसको मैं डिलीट करता हूं क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए। तो इस तरह जो है हम जो है अपनी प्रोफाइल ड्रिवन स्टोरेज को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी नीड्स के मुताबिक, कंप्लायंस के मुताबिक, आपके रिडेंडेंसी। सपोज अगर आप एक्सचेंज अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पता है कि एक्सचेंज की जो लॉग फाइल है वो हम मिरर 1 पर जो है रखते हैं, और उसकी जो EDB फाइल है डेटाबेस वो हम RAID 5 पे या RAID 10 पे रखते हैं ज़्यादा स्पीड के लिए। तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह जो है आप प्रोफाइल ड्रिवन स्टोरेज जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी इन्वायरमेंट में।